अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथिफाई विद आमिर खान। आज हम जो है मैथमेटिक का पोर्शन सॉल्व करेंगे जो पेपर 23 पे हुआ था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 जो पेपर में 41 था, द वैल्यू ऑफ लॉग 3 एट बेस 27। तो अब हमें लॉग की वैल्यू चाहिए, तो इसको मैं ऐसे लिखूं कि हमें कहा गया है कि लॉग की वैल्यू चाहिए 3 एट बेस कहाँ पे 27 बेस पे इज इक्वल टू, अब हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए, सपोज उसको हम इज इक्वल टू एक्स कर देते हैं, ठीक। तो हमारा सबसे पहला काम होगा कि ये जो भी हमारे पास लॉग में गिवन है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये बेस होता है लॉग में, और लॉग में इज इक्वल के उस तरफ जो होता है वो पावर होता है, और आपको पता है पावर हमेशा बेस के ऊपर आता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 27 पावर एक्स इज इक्वल टू, बाकी जो नंबर बच जाएगा इज इक्वल के उस तरफ 3। ये हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दिया। अब यहाँ पे बेस 3 है, इज इक्वल इस तरफ क्या है 27। अब हम कोशिश करेंगे यहाँ पे भी हम 3 करें, तो कैसे 3 करेंगे, 27 के फैक्टर्स निकालें। तो हम कहेंगे भाई 27 के फैक्टर्स निकालें, तो 3 की टेबल 3 9 जा 27, फिर 3 की टेबल 3 3 जा 9, अगेन 3 की टेबल 3 1 जा 3, जो कि हो गया क्या 3 3 जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 तीन दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 पावर 3, ठीक है। तो अब हम 27 की जगह पे ये लिख सकते हैं क्या 3 पावर 3। तो हम लिखेंगे भाई 3 पावर 3 होल पावर, ऊपर जो पावर है वो एक्स है, इज इक्वल टू 3। अब जब भी पावर के ऊपर पावर आता है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 बेस सेम रहेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हम कह रहे हैं कि ये दो साइड्स हैं और दोनों आपस में इक्वल हैं और दोनों के बेसिस भी सेम हैं। अगर दोनों के बेसिस सेम हैं और ये दोनों इक्वल हैं तो ज़रूर इन दोनों के पावर्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। तो हम क्या करेंगे, अब पावर्स को आपस में कंपेयर करेंगे। हम कहेंगे भाई 3x बराबर होना चाहिए किसके, 1 के। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/3। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/3। अब हम ऑप्शंस में जाएंगे कि भाई 1/3 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, देखें करेक्ट ऑप्शन कोई है, डी ऑप्शन में लिखा हुआ था 1/3। तो log ऑफ 3 एट बेस 27 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। सेकंड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30। अब पहले तो 30 देख के बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कैंडिडेट सारे, ये 30 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखें, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी याद है तो एक आइडेंटिटी कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, जो बेसिक तीन आइडेंटिटीज हैं उनमें से एक ये है, ठीक है। थीटा का मतलब यहाँ पे कोई भी एंगल, अगर यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे भी 30 होनी चाहिए, अगर यहाँ पे 45 है तो यहाँ पे भी 45 होनी चाहिए, मतलब कोई भी सेम एंगल। अब देखो ये दोनों एक जैसे हैं, सिर्फ फ़र्क ये है कि ये आगे लिखा हुआ है ये पीछे, तो हम कैसे भी लिख सकते हैं। तो आइडेंटिटी से हमें पता लगा कि भाई हमारे पास जो है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर होगा किसके, 1 के। तो अब हम जाएंगे 1 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, जिस ऑप्शन में 1 लिखा हुआ है वो आपके पास ऑप्शन करेक्ट होगा। आप देखेंगे 1 जो है ए ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ए इज दी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, ठीक है। 220 ईगल्स आर डैश फ्रैक्शन ऑफ 800, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, 220 आर डैश फ्रैक्शन ऑफ टोटल 800 में से अगर हम 220 उठा रहे हैं तो फ्रैक्शन क्या बनेगी। तो हम लिखेंगे भाई 220 अपान 800, जीरो जीरो में चला गया, ठीक है। अब हम रिड्यूस करेंगे, तो रिड्यूस करने के लिए हम करेंगे भाई 2 की टेबल 2 1 जा 2 2 1 जा 2 11, यहाँ पे 2 की टेबल
2 4 ज़ा 8 और 0 ये हो गया 11/40। अब दोनों पे कोई भी सेम टेबल नहीं जा रही, तो ऑप्शन होना चाहिए 11/40। अब आप जो मेरे पास पेपर था मुझे क्लियर नज़र नहीं आया कि 11/40 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा हुआ 11/40 तो हो सकता है यहाँ पे कोई एरर हो। अगर ये मैंने सही लिखा है 220 और 800 तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए 11/40। ठीक है। अब मैं इस बहस में नहीं जाता कि ऑप्शन वहाँ पे था नहीं था। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे ओ 44। द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग लिस्ट। अब मैंने बताया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू जो हो वो ग्रेटर हो किससे, डिनोमिनेटर से, नीचे वाली वैल्यू से। अब आप ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा थी, तो शायद एक बी ऑप्शन ऐसा था जिसमें लिखा हुआ है 13/7 या 15/7। ठीक है। तो देखो 13 मान लो या 15 मान लो, दोनों में ऊपर की वैल्यू बड़ी है, न्यूमरेटर बड़ा है। ठीक है। तो ये आपका कहलाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। द वैल्यू ऑफ वाई इन 5y/3 प्लस 26, ये शायद 28 है, मैंने 26 लिखा हुआ है तो इसको मैं 28 कर देता हूँ। ठीक है। तो ये 28 है, 26 नहीं है। 28/5 इज इक्वल टू, और ये 5 है या 7 है, लेट मी चेक। मुझे लग रहा है ये 7 है। ठीक है। ये 5 नहीं है, 7 है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने गलत लिखा हुआ था। ठीक है। इज इक्वल टू 14, जिसको मैं दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ, शायद सही नज़र नहीं आया। 5y/3 प्लस 28/7 इज इक्वल टू 14। ठीक है। अब देखें, अब इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं। पहले तो जो ऑप्शंस हैं उन सारे ऑप्शंस में से पहले ए ऑप्शन में वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखो, फिर बी वाली, फिर सी वाली, फिर डी वाली, जिसमें इस पूरे का सम 14 के बराबर आए वो ऑप्शन सही है। ये पहला तो तरीका ये हो गया। ठीक है। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप यहाँ से सिंप्लीफाई करके मैथमेटिकली ऑप्शंस को छोड़ दें, मैथमेटिकली इस पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें और देखें लास्ट में जवाब जो भी आ रहा है आप देखें वो कौन से ऑप्शन में पड़ा हुआ है। ठीक है। दोनों तरीके आपके पास हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम जाते हैं मैथमेटिकल तरीके से। तो भाई हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 7 × 3 21, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 21। ठीक है। 7 की टेब और 3 की टेबल 21 पे कितने दफ़ा गई, 7 टाइम। 3 7 ज़ा 21, तो 3 के न्यूमरेटर को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 ज़ा 35 वाई प्लस 7 की टेबल 21 पे कितने दफ़ा गई, 3 दफ़ा, तो उसके न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब उसके न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ऑप्शन कुछ क्या होगा, ये हो जाएगा शायद हमारे पास 84। ठीक है। 8 3 ज़ा 24, 4 ऊपर 2, 3 2 ज़ा 6, 6 एंड 2 8 इज इक्वल टू 14। ठीक है। अब 21 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इधर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा 35y प्लस 84 इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 21। ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऑप्शन ऐसे हो गया कि 35y प्लस 84 इज इक्वल टू, अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये हमारे पास 294 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, 14 मल्टीप्लाई बाय 21, 21 मल्टीप्लाई बाय 14 तो क्या हो जाएगा, ये 84 हो जाएगा, तो 4 ऊपर 8, 21 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 21, 21 प्लस 8 तो 294, 21 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 21, 21 प्लस 8 तो 29। ठीक है। अब ये 84 यहाँ पे प्लस है, इधर लेके आए माइनस करेगा तो 35y इज इक्वल टू 294 माइनस 84। 35y इज इक्वल टू 294 में से 84 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 210। ठीक है। तो y इज इक्वल टू 210/35। अब दोनों को रिड्यूस करते हैं। ठीक है। चलो रिड्यूस करने के लिए
दोनों को पे 5 की टेबल पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो 5 7 ज़ा 35, ठीक है। और 2 पे तो टेबल नहीं जा रही, तो 120, तो 5 4 ज़ा 20, 1 चला जाएगा यहाँ पे 10, 5 2 ज़ा 10, ये 42 हो जाएगा। अब हो गया 42 अपान 7, दोनों को देखें अभी रिड्यूस हो रहे हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। आंसर हमारे पास आ गया, y की वैल्यू हो गई 6, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई y की वैल्यू 6 है, और ऑप्शन में देखेंगे भाई कौन से ऑप्शन में y की वैल्यू 6 लिखी हुई है, और वो ऑप्शन है ए। अब देखें, इसको वेरीफाई करते हैं। मतलब अगर डायरेक्ट हम करते तो क्या करते, पहले ए ऑप्शन यहाँ पे पुट कर देते। अब यहाँ पे पुट करते 5 6 ज़ा 30, ठीक है। ये कुछ ऐसे हो जाता, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे y की जगह पे आप 6 पुट करते, ए ऑप्शन में 6 था, तो 5 6 ज़ा 30 अपान 3 प्लस 28 अपान 7, रिड्यूस करते यहाँ पे 10 हो जाएगा, प्लस 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, तो 10 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14, और इज इक्वल के उस तरफ क्या पड़ा हुआ था, 14। तो ये आपका इजी वे हो गया, ठीक है। अगर ए ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करता तो आप किस में जाते, बी ऑप्शन में जाते। फिर बी नहीं करता तो सी, डी, 4 दफ़ा बस वैल्यू इसमें पुट करनी थी, जिसमें सेटिस्फाई हो जाए तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। द वैल्यू ऑफ 1200 अपान 2000 इज इक्वलेंट टू, अब आपने ये बताना है ये किसके इक्वलेंट है, तो इसको हम पहले रिड्यूस करेंगे, जीरो जीरोज में कैंसिल, ठीक है। 12 अपान 20 बचेगा 12 अपान 20, ठीक है। 12 सिक्स ज़ा और 2 सिक्स ज़ा 12, एंड 2 10 ज़ा 20, तो ये क्या हो जाएगा, 6 अपान 10, और 6 अपान 10 को हम 0.6 में लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने ये देखना है कि डेसिमल फ्रैक्शन में हम इसको कैसे कैसे लिखते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, ठीक है। अब आते हैं, इक्विवेलेंट आपने बताना था डेसिमल फ्रैक्शन में, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। द वैल्यू ऑफ 35% ऑफ 40, तो इसको हम कैसे लिखें, 35% मीन्स अपान में 100, ठीक है। ऑफ 40 मतलब मल्टीप्लाई बाय 40, ठीक है, प्लस यहाँ पे 15% मतलब 15 अपान 100, परसेंट की साइन का मतलब 100, मल्टीप्लाई बाय 80। अब इनको हम रिड्यूस करेंगे, तो भाई रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, ज़ीरो ज़ीरो में कैंसिल, ठीक है, और ये ज़ीरो ज़ीरो में कैंसिल। अब कोई टेबल पढ़ेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 5 बच गया, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो इधर बचा 3 मल्टीप्लाई बाय 4। यहाँ पे देखें, 4 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 5 ज़ा 10, 5 बच गया, तो 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, ठीक है। अब यहाँ पे बच गया 7 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 7 2 ज़ा 14, प्लस की साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 4 ज़ा 12, तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 6, 1 प्लस 1 2, 26। अब हम जाएंगे ऑप्शंस में कि 26 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ था, सी ऑप्शन में, तो सी इज दी करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 47 के बाद हम आते हैं 49 पे। अब 48 जो है वो रिपीट हो रहा है जो कल वाले पेपर में था, ठीक है, शायद इवनिंग या मॉर्निंग जो भी था 22 पे, ठीक है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं 22 डेट वाली, ठीक है। द वैल्यू ऑफ 35 अपान 126 मल्टीप्लाई बाय 126 अपान 129 मल्टीप्लाई बाय 129 अपान 140। पहले बीच में मल्टीप्लाई है तो फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल करें, 126 126 में कैंसिल, 129 129 में कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 35 अपान 140, ठीक है। अब 35 अपान 140 है, इनको हम रिड्यूस करेंगे, तो रिड्यूस करने के लिए भाई हम टेबल पढ़ें, टेबल 5 की पढ़ें, 7 5 ज़ा 35, ठीक है, 5 की टेबल हमने पढ़ी है, ठीक है, 5 7 ज़ा 35। अब 14 पे 5 2 ज़ा 10,
4 बचेगा यहाँ पे 40, 5 8 जा 40, तो ये क्या हो जाएगा 7/28। अब 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, तो 1/4। अब हम ऑप्शन में देखेंगे 1/4 कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो सेम रिपीट हुआ है, 22 वाली वीडियो में पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाता हूँ। एन आइटम इज मार्क्ड एज 6000, 60,000 सॉरी। एक आइटम है, शॉप पे आप गए और उस पे 60,000 ओरिजिनल प्राइस लिखी हुई है, ठीक है। देयर इज अ 25% डिस्काउंट, और उस पे 25% डिस्काउंट है ऑन द आइटम, उस आइटम। द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन द आइटम। अब आपने जो है इस आइटम पे कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, आपने वो अमाउंट बताना है। परसेंट तो 25 है, लेकिन वो 25% कितना अमाउंट होगा, ठीक है, मतलब कितना कम अमाउंट में ये आपको मिलेगा, या कितना कम अमाउंट आपसे डिस्काउंट हो रहा है। हमें परसेंटेज में पता है डिस्काउंट, अब हमें अमाउंट में फाइंड करना होगा, ठीक है। तो इसका एक दो मेथड है। एक तो इजी मेथड क्या है भाई, जो भी प्राइस है एक्चुअल उसकी प्राइस, मतलब वो 100% है, ठीक है। तो 100% में से 25 माइनस कर दें, 25%, ठीक है। तो मतलब 100 के 4 ऐसे करो, ठीक है। तो 4 ऐसे करो तो 100 के 4 ऐसे मतलब 60,000 के 4 ऐसे। जब 60,000 को 4 से आप डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास 15,000 हो जाएगा। तो मतलब 25% जो है वो 15,000 है। ये डायरेक्ट वाला हो गया, ऐसे जल्दी जल्दी में। अब मैथमेटिकली इसको करते हैं, तो मैथमेटिकली क्या करेंगे आप, 25, ठीक है, परसेंट ऑफ 60,000, तो क्या लिखेंगे आप, 25/100 मल्टीप्लाई बाय 60,000, ठीक है। ये दो ज़ीरो इन दो ज़ीरो में कट गए, ठीक है। तो अब 600 मल्टीप्लाई बाय 25, तो 600 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो पीछे तो दो ज़ीरो लगा दें आप, ये ज़ीरो, ठीक है। 6 5 ज़ा 30, तो ज़ीरो ऊपर 3, ठीक है। 6 2 ज़ा 12, 12 एंड 3 15, तो ये हो गया 15,000, सेम वही, ठीक है, कि भाई 25% ऑफ 60,000 इज 15,000। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन था, सी ऑप्शन, कि आपको भाई 15,000 रुपये जो है वो डिस्काउंट अमाउंट बनेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है स्क्वायर हैविंग डायगोनल 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ स्क्वायर इज डैश सेंटीमीटर। अब आपने एक स्क्वायर का डायगोनल बता रहा है और फिर उसके बाद उससे उस स्क्वायर की एरिया पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो हम आते हैं कि भाई स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर एक ऐसा शेप होता है जिसकी चारों साइड, ठीक है, आपस में क्या हो, इक्वल हो, उसको हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है। चारों साइड्स, मतलब अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी, ठीक है। अब इसका डायगोनल, मतलब आपने क्या करना है, किसी भी दो अपोजिट एंगल्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। अब ये डायगोनल की हमें लेंथ बता रहा है क्या, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस पूरे स्क्वायर की एरिया फाइंड करनी है। एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ। तो आपने क्या करना होगा, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करना होगा। इधर लेंथ भी एक्स है, ब्रीथ भी एक्स है, तो क्या हो गया भाई, एरिया इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये देख लो। अब हमें अगर एक्स की वैल्यू मिलेगी तभी हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, और एक्स क्या है, कोई एक साइड है। तो अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करें, तो आप देखें कि जो भी स्क्वायर है तो मतलब उसकी जो चारों एंगल्स हैं वो 90 डिग्री बनेंगे। तो मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री है। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो भी, अब जिसको मैं ब्लैक पेन से जिसकी साइड्स बना रहा हूँ, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ओ सॉरी ट्रायंगल बन रहा है।
और उस ट्राइंगल की एक जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है। एक 90 डिग्री है एंगल, तो ये आपके पास क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। एंगल, और अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो आपने अगर एक साइड पता हो या दो साइड पता हो तो आप तीसरी साइड फाइंड कर सकते हैं किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की। कैसे? विद द हेल्प ऑफ पैथागोरस थ्योरम। तो अब हम देख लेते हैं कि भाई पैथागोरस थ्योरम होता क्या है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और हम जो है इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के जो है, अगर एक साइड गिवन है और दो साइडें फाइंड करनी है, या कोई एक साइड फाइंड करनी है, दो गिवन है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम जो है हमारे पास है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि दो साइडों के स्क्वायर का सम बराबर होता है तीसरी साइड के स्क्वायर के, तीसरी साइड के स्क्वायर से। अब जो तीसरी साइड के बराबर होता है उसको हम हैपाटिन्यूज कहते हैं, जिसके बराबर। ठीक है, तो अब ये दो साइडें कुछ भी हो उससे हमारा लेना देना नहीं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हैपाटिन्यूज कौन सी साइड है। ठीक है, तो एक मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना के बता देता हूँ आपको कि हैपाटिन्यूज साइड कौन सी होती है। सपोज ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, सेम इसके ही जैसे। ठीक है, और ये आपकी 90 डिग्री है। ठीक है, और हमेशा जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, जैसे 90 डिग्री ये है तो इसके सामने वाली साइड हमेशा बड़ी साइड होगी, लॉन्गर साइड होगी, उसको हम हैपाटिन्यूज कहते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल में ये 90 डिग्री की एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ये है, तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए, हैपाटिन्यूज होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास जो पैथागोरस थ्योरम है था वो क्या कह रहा था, दो साइडों के, मतलब एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, इन दो साइडों के स्क्वायर का सम, मतलब इसको मैं ऐसे लिखूं कि भाई एक साइड ये एक्स स्क्वायर प्लस दूसरी साइड ये एक्स स्क्वायर बराबर होना चाहिए किसके, तीसरी साइड के स्क्वायर के सम से। जो तीसरी साइड है वो हमारे पास हैपाटिन्यूज है और उसकी हमें वैल्यू गिवन है, तो डायरेक्ट हम उसकी वैल्यू लिख लेते हैं 5 अंडर रेडिकल या स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखें ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, अब ये स्क्वायर सॉल्व करें, 5 और अंडर रेडिकल 2 के बीच में कुछ भी नहीं है, तो मीन्स इनके बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये स्क्वायर 5 के ऊपर भी है और अंडर रेडिकल 2 के भी, तो मतलब 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रेडिकल 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। अब इसको अगर हम सिंपलीफाई करें तो ये हमारे पास सेम रहेगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5। मैं इधर लिख लेता हूँ, या इधर देखें, 5 स्क्वायर इज इक्वल का मतलब क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5। ठीक है, तो 5 5 ज़ा 25, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, और बीच में मल्टीप्लाई। ठीक है, ये स्क्वायर रूट में कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, 2। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो 2 को इधर लेके जाएंगे, डिवाइड करेगा तो डायरेक्ट हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 2 में कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब आप ध्यान दें तो हमें भी एरिया चाहिए थी, और एरिया हमें अब पहले ही पता लगा लिया, वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्ट हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, मतलब डायरेक्ट हमें एरिया मिल गई, और एरिया हमारे पास क्या है, 25 है।
तो हम कहेंगे कि भाई एरिया ऑफ स्क्वायर इज 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम ऑप्शंस में जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें 25 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, और वो ऑप्शन था ए। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज दी करेक्ट। हाँ, अगर हमें एरिया नहीं पूछा जाता, जस्ट सिर्फ कोई एक लेंथ पूछा जाता, तो हम क्या करते, यहाँ पे स्क्वायर खत्म करते। और कैसे खत्म करते हैं, स्क्वायर रूट बोथ साइड, फिर हमें जस्ट एक्स की वैल्यू मिल जाती। लेकिन हमसे एरिया पूछी गई है, तो इसलिए पहले ही मैंने बता दिया कि एरिया क्या होगी, अगर दो साइडें सेम हैं तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई 25। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। कराए द एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स इज 50। अब एवरेज, जिसको मैं ए वी ई कह रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल क्या होता है, जितने भी आपके पास नंबर हैं तो हम क्या कहते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, या मैं इधर लिखता हूँ कि नंबर्स। ठीक है, अपान टोटल ऑब्जर्वेशंस या टोटल नंबर, टोटल नंबर। ठीक है, ये हो गई एवरेज। अब आते हैं क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, कह रहा है द एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स इज 50। तो मतलब ये चीज़ हमें बताई गई है, एवरेज वो क्या है, तीन नंबर्स की 50। तो इधर रखेंगे 50 इज इक्वल टू टू ऑफ द नंबर्स आर। अब एक नंबर है 50 और दूसरा नंबर है 46, और एवरेज के फार्मूला के हिसाब से हमें क्या करना है, जितने भी नंबर हैं सबको प्लस करना है, मतलब 50 प्लस 46। अब तीसरा नंबर हमारे पास है ही नहीं, क्या कह रहा है, द थर्ड नंबर इज, हमें तीसरा नंबर तो ढूंढना है, तो हम तीसरे नंबर की जगह पे अपनी तरफ से कोई सिंबल, निशानी या वेरिएबल लगा देंगे। ठीक है, अब फार्मूला के हिसाब से अपान में क्या है, टोटल नंबर, तो टोटल नंबर कितने हैं, एक, दो और तीन, तो अपान में थ्री होना चाहिए। ठीक है, थ्री यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 50, तो 150 इज इक्वल टू, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 50 प्लस 46, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, शायद मैं गलत नहीं हूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा 96। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 96 प्लस एक्स। ठीक है, हमें तीसरा नंबर चाहिए, जो तीसरा नंबर हमने सपोज एक्स किया हुआ है, तो 96 प्लस का इधर लेके आए माइनस, तो 150 माइनस 96 इज इक्वल टू एक्स। तो 150 में से 96 माइनस करेंगे तो हमारे पास तीसरा नंबर हो जाएगा 54 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब ये हो गया, हमने फार्मूला के हिसाब से मैथमेटिकल तरीके से सॉल्व कर दिया। अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें, इतना टाइम नहीं है, या ये चीज़ फार्मूला आपको याद नहीं है, तो इतना आपको पता होना चाहिए कि तीनों नंबर को प्लस करके 3 से डिवाइड करना है, तो जवाब क्या आना चाहिए, 50 आना चाहिए। तो पहले ए वाला ऑप्शन उठाएं, इन दोनों के साथ उसको भी प्लस करें, 3 से डिवाइड करें, देखें 50 आ रहा है, नहीं। फिर बी वाला ऑप्शन उठाएंगे, इन तीनों के साथ उसको भी, इन दोनों के साथ उसको प्लस करके 3 से डिवाइड करें, फिर सी, फिर डी। देखें जिस ऑप्शन में 50 जवाब आए तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो 54, जो कि ए ऑप्शन में लिखा हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, इफ 30 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ टास्क इन 20 डेज। अब इतना याद रखना कि, सॉरी, 30 वर्कर्स हैं, ठीक है, और टास्क कितने में कंप्लीट कर रहे हैं, 20 डेज में। ठीक है, द नंबर ऑफ वर्कर्स इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क इन 40 डेज। अब डेज पहले 20 थे, अब 40 डेज डबल हो गए, तो अगर डेज डबल हो रहे हैं तो वर्कर्स कितने होंगे, हाफ होंगे, तो 30 का हाफ क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, तो आप कहेंगे 15 वर्कर्स। अब देखेंगे कौन से ऑप्शन में 15 लिखा हुआ है, जिसमें 15 लिखा हुआ है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, और वो 15 जो है वो सी ऑप्शन में था। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, द रेशियो ऑफ 10 मिनट्स टू 240 सेकेंड्स। ठीक है, रेशियो फाइंड कर, तो एक चीज़ हमारे पास सेकंड्स में है और दूसरी मिनट्स में, तो हम क्या करेंगे, दोनों को सेम रखेंगे, और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है मिनट्स को भी, तो हम क्या करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स, तो मल्टीप्लाई बाय 60, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 600 सेकंड्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, 600 सेकंड्स रेशो 240 सेकंड्स। ठीक है, जीरो जीरो में कैंसिल,
अब दोनों पे टेबल लगाएं, कौन सी, पहले 6 की टेबल लगाते हैं, तो 6 1 जा 6 और 0 10 रेशो, यहाँ पे 6 की टेबल लगाएं, 6 4 जा 24, सेम टेबल से रिड्यूस किया, ठीक है। अभी भी देखें दोनों सिंपलीफाई हो रह सकते हैं किसी सेम टेबल से, अगर हो रहे हैं तो सिंपलीफाई करेंगे 2 की टेबल से, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, अब 5:2 बच गया। क्या 5:2 सिंप्लीफाई हो सकता है? मजीद कोई सेम टेबल लग सकती है दोनों पे? नहीं। तो ये हमारा आंसर है 5:2। अब जाएंगे ऑप्शन में, आप देखेंगे कि 5:2 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ए ऑप्शन में लिखा था, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है द टोटल एज ऑफ ए एंड बी, मतलब ए प्लस बी, is 12 years more than the total age of B and C, मतलब B प्लस C। कह रहा है कि A और B की अगर हम एज को प्लस करें तो वो 12 साल ज़्यादा है, 12 साल ज़्यादा है किससे? द टोटल एज ऑफ B और C की अगर हम एज को प्लस करें। तो हमें पूछा क्या गया है, देन C इज डैश ईयर्स यंगर देन A। भाई C जो है A से कितने साल छोटा है, यंगर मतलब छोटा। तो पहले इस कंडीशन को लेके एक इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कैसे बनेगी कि यहाँ पे मोर की बात कर रहा है, तो हमें तो पहले इक्वलिटी फाइंड कर, इक्वलिटी बनानी होगी, इक्वेशन के लिए इक्वल की साइन लगानी होगी, ठीक है। कह रहा है कि ए और बी की एज जो है वो क्या है, उन दोनों को अगर ऐड करें तो वो 12 साल बड़ा है किससे? बी प्लस सी से। अब हमें इक्वल अगर करना है, अगर ये 12 साल बड़े हैं तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, 12 साल बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके इक्वलिटी होगी, वरना तो इक्वलिटी नहीं है, वरना तो ये 12 साल बड़े हैं। तो ए प्लस बी अगर 12 ईयर्स मोर देन बी प्लस सी हैं तो हम क्या करेंगे, बी प्लस सी में भी 12 ईयर्स ऐड कर दें। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब इधर भी बी है, इधर भी बी है। देखें, यहाँ से बी को इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस 12, ठीक है। बी बी में कैंसिल, तो भाई ए की उम्र क्या है, ए की एज बराबर है सी की एज में अगर 12 साल ऐड कर दें, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए और सी की उम्र में फ़र्क कितना है, 12 साल का। तो मतलब सी उससे कितना छोटा है, 12 साल छोटा है। सी इज 12 years younger than ए, ठीक है। क्योंकि अगर ए की उम्र सी की उम्र के तब बराबर है जब सी में 12 साल ऐड कर रहे हैं, मतलब 12 साल छोटा है सी उससे, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जी सी डी, जी सी डी, ठीक है, जिसको हम एच सी ए भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सेम चीज़ है। ऑफ टू नंबर्स इज 15, दो नंबर्स का ये जो एच सी एफ है वो क्या है, 15। वाइल द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एल सी एम जो है वो क्या है, 90, ठीक है। इफ द वन नंबर इज, अब एक नंबर जो है, सपोज फर्स्ट नंबर जो है हमारे पास वो है 30, तो हमें क्या करना है, दूसरा नंबर मतलब सेकंड नंबर ढूंढना है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हमारे पास एक थ्योरम है जिसमें कहते हैं कि भाई अगर आपके पास कोई भी दो नंबर हैं, उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, अब एक नंबर 30 है, दूसरे नंबर की सपोज जगह पे हम एक्स रख देते हैं, मैंने यहाँ पे रख दिया एक्स, वो बराबर होता है हमेशा किससे, उन दोनों नंबर के एच सी एफ मल्टीप्लाई बाय एल सी एम के, ठीक है। तो मतलब 30 मल्टीप्लाई बाय एक्स बराबर होना चाहिए एच सी एफ मतलब 15 मल्टीप्लाई बाय एल सी एम मतलब 90, ठीक है। अब 30 यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर लेके आएंगे, डिवाइड करेगा तो एक्स इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 90 अपान 30, जीरो जीरो में कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 15 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 15 जा एक्स इज इक्वल टू 44।
45। तो भाई दूसरा नंबर जो आपके पास होगा वो 45 होगा, और ये कौन सा ऑप्शन था, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट था। ठीक है, और सॉरी, इसमें जो है आपके पास जो ऑप्शन करेक्ट था वो बी ऑप्शन था, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, सपोज आपके पास एक रेक्टेंगल है। हाँ बन गया, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझसे छोटा बन गया, इसको हम लार्ज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अब इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर कहते हैं इन चारों साइडों की सम को। ठीक है, अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मतलब इन चारों साइडों का जो सम है वो 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, उसकी जो लेंथ है वो 34 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये लेंथ और उसके सामने जो लेंथ होगी 34 सेंटीमीटर सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, विड्थ चाहिए, ब्रीथ, जिसको हम बी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पेरीमीटर का फार्मूला क्या है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम लेंथ प्लस 2 टाइम विड्थ, जिसको हम ब्रीथ कहते हैं। ठीक है, पेरीमीटर की जगह पे हम वैल्यू पुट करें, 100 इज इक्वल टू 2 टाइम लेंथ हमारे पास क्या है 34 पुट कर दें, प्लस 2 टाइम ब्रीथ विड्थ। 34 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा। तो 100 इज इक्वल टू 68 प्लस 2 टाइम विड्थ। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, 68 को यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर लेके आएंगे माइनस करेगा, तो 100 माइनस 68 इज इक्वल टू 2 टाइम विड्थ। 68 माइनस 100 तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 32 इज इक्वल टू 2 टाइम विड्थ। मतलब दोनों ब्रीथ की साइड्स को हम ऐड करें, 2 टाइम करें, तो वो 32 है। हमें सिर्फ एक साइड चाहिए ब्रीथ। ठीक है, डबल नहीं चाहिए, तो हम 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर लेके आएंगे तो डिवाइड करेगा, 32 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू विड्थ 16 टाइम टेबल जाएगी, तो बाई विड्थ इज इक्वल टू 16। भाई जो विड्थ है, जो ब्रीथ है वो 16 सेंटीमीटर होगी। अब आप देखेंगे 16 कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 60, द रेशियो ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 13:5। सप्लीमेंट्री एंगल क्या कहते हैं कि ऐसी दो एंगल्स एक्स प्लस वाई सपोज, जिनको हम ऐड करें तो जवाब 180 डिग्री बने, तो दोनों एंगल्स को हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जिसको ग्राफ पे अगर शो करना चाहें तो ये आपके पास 180 डिग्री की एंगल है। ठीक है, और यहाँ पे सपोज ऐसे हैं, एक यहाँ पे आपकी 5 है रेशो, एक 13। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ ये 5x है और ये क्या है, 13x है। तो दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 के बराबर। मतलब 13x इज, सॉरी, मतलब 13x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, दोनों को ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 18x इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स इधर चला जाए और तो 18 इधर आएगा, मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आएगा, डिवाइड, तो एक्स इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 18, 18 18 में कैंसिल तो 1 बचेगा, और ये 0, तो x इज इक्वल टू 10। अब x की वैल्यू 10 मिल गई, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 तो क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। तो ये साइड होगी हमारे पास 50 डिग्री, और 10 मल्टीप्लाई बाय 1 13, तो ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। मतलब ये वाली एंगल हो जाएगी 30 डिग्री। हमें क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स। अब इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस, हमें एक्यूरेट एंगल्स मिल गई, अब हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो भाई 130 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। तो आपके पास जो इन दोनों एंगल्स का जो डिफरेंस है वो 80 डिग्री है, और वो कौन सा ऑप्शन था, ए ऑप्शन। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।